शाहिद साहब, ये मामला तय नहीं होता गज़ा का, तो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की फिर क्या जगह रहेगी? और ये सारे मुज़ाकरात और जितने ममालिक के साथ इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे, वो कहाँ जाएंगे? वेस्ट बैंक का क्या होगा? और ये ब्रिज, बीच में ब्रिज लैंड होगा क्या? इसका क्या, कैसे ये वर्कआउट? देखो ना, वेस्ट बैंक का तो एक ही सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ द पैलेस्टाइन, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट। ये जो है ना आधा पेचीदा के काम, ये काम चलने वाला नहीं है। असल तो यरूशलेम है ना, मतलब यरूशलेम है ना, मतलब है कि चाहे वो ज्यूज हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, गज़ा बहुत जबरदस्त है सारा कुछ, लेकिन असल तो यरूशलेम है। सिंबॉलिकली भी सब्सटेंटिवली यरूशलेम भी है ना, यरूशलेम है ना, उसका दारुल हुकूमत जो है ना, वो टू स्टेट जो है उसका दारुल हुकूमत गज़ा में तो नहीं होना, उसका तो यरूशलेम है ना। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, और ये उसमें अरब प्लान के अंदर है भी। अच्छा, अब इशू ये है इसमें, ईरान इतने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे महाज खोल ली हैं। अच्छा, फिर ये भी मुझे बताएं ज़रा, मैं आप पे दोबारा मिडल ईस्ट पे आता हूँ। पनामा कैनाल को जाने दिया चाइना ने? चाइना टेक्निकली नहीं था उसमें। वो जो सीके हचिनसन एक प्राइवेट कंपनी है, जो एक अरबपति है ली का-शेंग हांगकांग का, उसकी प्राइवेट कंपनी है, और उन्होंने वो कंट्रोल कर रहे थे वो पोर्ट्स। उन्होंने जो बेचा है, डील की है, जिस पर चीन की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया तो है, लेकिन भारत जाने दिए। ये मोनो डॉक्ट्रिन, फिर मेरे दिमाग में वो मोनो डॉक्ट्रिन आ जाता है कि तुम ताइवान को ले जाओ, पनामा को इधर ले जाओ। बोले कि 2 महीने पहले एक नया पोर्ट बनाया है चाइना ने पेरू में। हाँ बिल्कुल, चनकाय। और वो पोर्ट जो है, उससे जो फासला है एशिया का और लातिन अमेरिका का 45 दिन से 23 दिन हो गया, हाफ हो गया। ये वो जो बाइडेन फॉरेस्ट में घूम रहे थे। हाँ। और वो जो मीटिंग थी एपेक वाली है, एशिया पैसिफिक वाली, और शी जिनपिंग खुद गया था उस मीटिंग के लिए। अच्छा, तो अभी तक यानी क्लैरिटी इस बात पे नहीं है कि यूक्रेन की जंग खत्म कैसे होगी, वहां सेटअप कैसे आएगा। जेलेंस्की को तो वो कह रहा है मैं नहीं मानता। ये ट्रम्प भी यूक्रेन में काफी आगे बढ़े हैं। इशू अभी तक फंसा जो हुआ है ना, वो मिडिल ईस्ट है। जो ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी का जो बुनियाद है, फॉल है या कामयाबी है, वो मिडिल ईस्ट पर होगी। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प मिडिल ईस्ट में अमेरिका दोबारा फंस गया, अगर फंस गया, वो दलदल है उनके लिए, तो वो चाइना वगैरह फिर सारे सब निकल गए आगे, और अल्टीमेटली अमेरिका इधर ही ट्रैप हो जाएगा। हाँ, अमेरिका फिर इधर ट्रैप हो जाएगा अगर वो नेतन्याहू को ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा, जो अभी तक कर रहे हैं। वो ये पॉलिसी टोटली फेल हो चुकी है, ये चलने वाली पॉलिसी है ही नहीं। और दूसरा एक और पॉलिसी फेल हो गई है, जो मैंने बताया था, रिवर्स निक्सन वाली। चीन और रूस का जो इत्तेहाद है वो सॉलिड है, और दोनों को पता है कि हम अमेरिका को एतमाद नहीं कर सकते। पुतिन को भी मालूम है, शी जिनपिंग को भी मालूम है, क्योंकि एक तो अपने वो कायम नहीं रहते अपने कलाम पर, अपने ज़ुबान पर, और दूसरा इनकी पॉलिसी हर 2, 3, 4 साल के बाद इलेक्शन साइकिल के साथ तब्दील होती है, यू टर्न होती है। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसीज लॉन्ग। बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इन चाइना, हो और चाइना ने जहाज भेजा गालिबन, और कमाल का विजिटर है, जो हिंदुस्तान को नहीं देना चाहता था और प्रेशर डालना था, प्रेशर ख़त्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ी तारीखी तब्दीली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी चाहिए कि ज़रा मोर प्रोएक्टिवली देखें इस खत्ते में जो तब्दीली आ रही है हमारे यहाँ, हमारी वजह से नहीं। बांग्लादेश का इंकलाब, श्रीलंका में नई हुकूमत, मालदीव्स की हुकूमत जो पिछले साल आई थी, नेपाल की हुकूमत, हमारा प्रोएक्टिव रीच होना चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ ये जो म्यांमार में ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ा, ये जो अर्थक्वेक आया बहुत बड़ा। म्यांमार जो है उस पे पाबंदियां चाइना हेल्प कर रहा है उनकी, बाकी मुल्क जाहिर है उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है उस पाबंदी है, उनके खिलाफ वीज़ा नहीं देते, उनकी फैमिलीज ट्रैवल नहीं कर सकती, वो सैंक्शन लगाए हुए हैं उन्होंने। लेकिन वो चाइना के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो आसियान के मेंबर हैं, और आसियान में भी वो, और थाईलैंड ब्रिक्स में जा चुका है। थाईलैंड में खल आई थिंक जा चुका है, ब्रिक्स का मेंबर। थाईलैंड जो है वो ब्रिक्स का मेंबर। अच्छा, अब इशू ये है, और इंडोनेशिया भी, वो इंडोनेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं आपसे जो मेरी जो बात है वो ये है कि ये अभी जो सेक्रेटरी डिफेंस है, उनका पहला दौरा हुआ है ये पीट हेग्सेथ का,
और वो गए हैं फिलिपीन गए हैं और उन्होंने फिर चाइना के बारे में बात की है और फिर वो टोक्यो गए हैं और इसी दौरान टोक्यो, बीजिंग और साउथ कोरिया इनकी आपस में मीटिंग हो रही है कि ट्रम्प के अगर सामने से टैरिफ्स आते हैं तो हम 3 मुल्क इकट्ठे हैं, वो RCEP पे, वो रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जिसको मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान क्यों नहीं मेंबर बनता, क्योंकि इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ना अमेरिका है, लेकिन चाइना है। हमें तो चाहिए ना ये इनिशिएटिव्स लें टाइमली। ब्रिक्स में भी हमने बड़ा लेट लिया और RCEP का भी देख लें, और उसमें आप देख लें कि आप फिलीपींस की जो बात करते हैं ना, के अलावा कुछ सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं सोचते स्टिल। वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उनकी बस वो देखें मतलब ये जब तय हो चुका है कि एक ऑर्डर गिर रहा है, खत्म हो रहा है, ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, 23 दफा आप जा चुके हैं IMF, वही होता है। और इधर हम बाजे बजाते हैं कि IMF ने कमाल कर दिया, हमें ये एक ट्रांच मिल गया। अवाम को क्या रिलीफ मिला, आपकी खुद कफालत में क्या रिलीफ मिला? अभी मैं फिगर्स पढ़ा था, आपके एम्बेसडर ने अनाउंस किया UAE में कि 2024 में, और बाय द वे ये 1 साल हो गया है मौजूदा हुकूमत को आए, पाकिस्तान में भी नाम नहाद इलेक्शन के बाद जो आई थी, मार्च में आई थी ना, 8179 कंपनीज पाकिस्तानियों की खुली हैं दुबई में 1 साल के अंदर। तो आपके अपने इन्वेस्टर जो हैं वो दुबई जा रहे हैं, तो आप जो बाहर से इन्वेस्टर बुला रहे हैं वो कहां से आएंगे फिर? और दहशतगर्दी जो है वाशिंगटन से कॉल नहीं आई, वाशिंगटन से कॉल से बढ़ के चीज होगी ये सारी। उस आफ्टर दैट इलेक्शन ऑफ ट्रंप मुज़ाकरात शुरू किए आपने, कैदी नंबर 804 से। चल रहे हैं मुज़ाकरात? यस, चल रहे हैं इस वक्त भी। यस, एज वी स्पीक मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसके नवंबर में हुए मुज़ाकरात बैक चैनल, उसके बाद हुआ ये, तो उसका इंपैक्ट देख लें कितना हुआ है। कॉल तो सिर्फ पब्लिक चीज थी, एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान मुज़ाकरा चल रहे हैं, सिस्टम के अंदर मुज़ाकरा चल रहे हैं। और मैं ये भी बता चलूं कि अभी डेलीगेशन भी आया था पाकिस्तानी डायस्पोरा का, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं बाहर मुकीम हैं, उनका कोई 4 या 5 लोगों का वफद आया था जो बड़ा क्लोज हैं PTI के, उनकी खुद बात हुई है एट द हाईएस्ट लेवल इंटरनल इन द सिस्टम। नहीं, लेकिन और वो ये कह रहे हैं कि हाथ वाला रखें और हम रिलीफ देंगे। नहीं, वाकई देंगे या क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि कितने फ्रंट्स पर आप लड़ सकते हैं। PTI भी है, जर्नलिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं, PTM भी है, उधर BLA भी है। आपका मेन दुश्मन कौन है? दहशतगर्द है कि एक सियासी जमात है? एक बेसिक फैसला हमने करना पड़ेगा। और अगर ये रिलीफ मिल जाए तो आपको इंटरनेशनल रिलीफ मिल जाएगा। आपके खिलाफ जो कानून साजी की बात हो रही है अमेरिका में या और चीज़ें हो रही हैं, वो तो हो जाएंगी ख़त्म। तो ये तो आप नए फ्रंट्स खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो बड़ा चीनी आ रही है, तो चीनी जा रही है, चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, सारे शुगर में गवर्नमेंट में बैठी है। तो उससे बियॉन्ड हो गया जी सारा। जो रिलीफ मिलेगा, याद रखें, वो रिलीफ वाशिंगटन से मिलेगा, कैदी नंबर 804 को। जिस तरह बेनजीर भुट्टो को 1984 में मिला था अमेरिका से, जिस तरह मियां साहब को सन 2000 में मिला था अमेरिका से, एग्जैक्टली वही रिपीट स्टोरी हो रही है। इट्स क्लियर। क्या NRO होगा? मैं ये तफसीलात नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कि अच्छा मुझे NRO क्या होना है ये तो मतलब सारा कुछ है, जरूरी नहीं कि वही पुराना तर्ज के मामले। नहीं, लेकिन मुझे अब ये सिर्फ बताएं जरा कि इसमें क्योंकि ये जो तरीका है मॉडलिंग थ्रू का चलने से डिसीजंस हो रहे हैं। देखे ना, 1 साल में क्या हुआ है आपके, कि आपके इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तानी थे वो तो बाहर चले गए। 2024 पिछले 10 सालों में दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन साल था। दहशतगर्दी जो 11 मार्च को हुई है ट्रेन का, तो एक टर्निंग पॉइंट है ना। वो तो APS की 2014 में हुआ था, इतना बड़ा वाकया हुआ है, प्रॉपर टेररिज्म, हार्डकोर टेररिज्म। और आपका जो बेल्ट है पाराचनार से पसनी तक, वो सारा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। अभी इस्लामाबाद में 8 और 9 अप्रैल को मिनरल समिट हो रहा है, और हम कहते हैं $6 ट्रिलियन, 6 खरब डॉलर्स के मिनरल्स हैं। कहाँ है? ज़्यादातर बलूचिस्तान में। तो अगर बलूचिस्तान में अगर ये शोरश और ये खलफशार रहे, हालात रहे, तो किस तरह लोगों की इन्वेस्टमेंट आएगी? तो आप मलहम पट्टी लगाएं
दस्ते शफा करें, हीलिंग टच दें। ये जो रीजन है, ये जो अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ लिंक और ये मुतासर कर रही है हमारी खारजा पॉलिसी की। नहीं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप इसमें ईरान को लें, अफगानिस्तान को लें और हमारा जो खिता है सेंट्रल एशिया को लें, इस तरफ जो ये तो रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ये बगराम पे बात चल रही है, अमेरिकन आना चाह रहे हैं आगे पीछे, चाइना और रशिया वहाँ बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में और पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर। मैंने कहा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्कुल बैठे। और हिस्टोरिकली कभी सेंट्रल एशिया अमेरिकन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, नॉट एट ऑल, और ना ही बरतानिया का रहा है। इसलिए तो बफर की बात करते हैं। बफर की पहले ग्रेड गेम में, ठीक है ना, पहले ग्रेड गेम में वो आगे तक तो नहीं गए, वो यहाँ ना आ जाए कहीं, ये खतरा अफगानिस्तान को समझते थे बफर। तो ये तो ये सेंट्रल एशिया कभी भी किसी बाहर के कॉलोनाइजर का ये कॉलोनी नहीं रहा। Am I right? किसी यूरोपियन का या ये बाहर के एक्स्ट्रा रीजनल पावर का, मतलब मंगोल्स आ गए, तुर्क आ गए, ये जा रहे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पुर्तगाल पहुंच गया, फ्रांस पहुंच गया या कोई जो है। अब ये उनका तारीख है, हिस्टोरिकल, ठीक है। वो कुछ अरसे के लिए आए यहाँ पे, बेसिस बनाई, वो शुमाली इत्तेहाद आगे पीछे दाएं बाएं करके खुदाफिज करके वो चले गए। अब इस सिचुएशन में जब मतलब प्यूटिन से बात हो रही है, बड़े मामला तय हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। एक तो ब्लैक सी, मैं फिर तो आपसे दोबारा पूछता हूँ कि ब्लैक सी पे भी जो बात हो रही है, देखिए ना, टर्की की एक यूनिक पोजीशन है। टर्की नेटो का मेंबर भी है, टर्की ने ब्रिक्स में भी और टर्की ने S-400 मिसाइल भी लिए हैं, और 35 की बात भी कर रही है। अच्छा। नहीं, लेकिन तो टर्की जो है वो अच्छा क्रीमिया को नहीं भी मानता, लेकिन प्यूटिन से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात। अच्छा, अब टर्की के अंदर इंटरनल टर्मोइल भी है, अब शुरू हुआ है, अभी इस वक्त है। और टर्की का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अहमद शरा पे, लेकिन अहमद शरा बाकी मुल्क भी उनकी भी सपोर्ट हासिल है, और वो मेरा नहीं ख्याल की कोई ऐसी पॉलिसी होगी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इस पूरे ये जो पूरा मैप है, इसमें टर्की का है। टर्की का बहुत कलीदी किरदार है। मैं बल्कि अभी टर्की से होके आया हूँ। अच्छा। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, द टर्किश रेनेसांस, कि टर्की का जो राइज हुआ है उसमें जो मैंने कहा कि एक बड़ी तारीखी तब्दीली आई है टर्की में। पहले 50 साल कंट्रोल था दो शख्सियात का जो सेकुलर थे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और जनरल इस्मत अनोनू, दोनों जनरल्स थे, दोनों जिन्होंने जंग आज़ादी की जंग लीड की थी। अब पिछले और दोनों 4 दफा इलेक्ट हुए। हाँ, वो बहुत अरसे तक हयात कह ले, ठीक है, ठीक है। और अब पिछले 30 सालों से इस्लामिस्ट फोर्सेस आ गई हैं। नजमुद्दीन अरबाकान जो मेंटर थे अर्दोगान साहब के, वो 97 में प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 74 में बने, फिर उससे पहले डिप्टी प्राइम, और उन्होंने फौज भी भेजी थी किब्रस में। और उनके बेटा मेरा दोस्त है फातेह अरबाकान, उससे इन्वाइट किया था कोनिया, उधर कॉन्फ्रेंस थी, उनकी बरसी थी, तो मैं उसके लिए गया था, आई वाज द चीफ गेस्ट। तो उस हवाले से अब वो नया फेज़ आ गया, और फिर अर्दोगान साहब का पिछले 22 साल कंट्रोल। तो ये एक नया फेज़ तुर्की का है, जिसमें तुर्की का एक रोल जो है, उन्होंने इस्लामी दुनिया के साथ, वस्ती एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के अंदर एक अपना सिक्का जमा लिया है। और टर्की इज पार्ट ऑफ G20 ऑल्सो। सो तुर्की का बहुत कलीदी किरदार है। नेटो ऑल्सो बिल्कुल। अच्छा। नेटो तो बहुत पुराना है। अच्छा। और इजराइल को रिकॉग्नाइज भी उन्होंने करवा लिया था इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि EU, ये जो, क्योंकि EU के अंदर तो कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और मीशत भी खराब है। उनकी मिलिट्री कमेटी होती है EU की, के मुमालिक तड़प रहे होंगे कि हमने तुर्की को अपना मेंबर क्यों नहीं बनाया EU का। मेरा नहीं ख्याल तड़प रहे हैं, क्योंकि वो एक तासुब बहुत करीब है। नहीं, तासुब तो है, लेकिन इस वक्त तुर्की सबसे स्टेबल मुल्क है पूरे नेटो में। क्वेश्चन है, टर्की इज नॉट सीन एज यूरोपियन बाय देम। 2016 में मैं डेलीगेशन लीड करके गया, जब तुर्की में कू होने आया ना, उनके खिलाफ हुआ, अर्दोगान साहब के खिलाफ गुलनिस्ट कू, 250 लोग मारे भी गए, और लोग टैंकों के सामने आ गए थे, पूरी टर्किश कौम। तो हमने यकजहती रेजोल्यूशन पास किया, और मैं डेलीगेशन लेके गया ऑल पार्टीज़ का। तो अर्दोगान साहब से जैसे आपसे मुलाकात हो रही है, तो कुछ आधे घंटे की मुलाकात ही 1.5 घंटा चली। मैंने कहा आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं रहा हूँ। क्या एडवाइस? मैंने कहा कि आप वक्त ज़ाया ना करें टू जॉइन द EU। मैं कहा यूरोपियन यूनियन इज़ अ क्रिश्चियन क्लब, आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं। एंड ही एग्रीड विद मी।
और उन्होंने किस्सा एक सुनाया, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। उसने कहा, आप जो इस्लाम की बात करें, कहते हैं ये इनके बड़ा डीप सूटेड है। कहते हैं मुझे उन्होंने नाम लिया कि फ्रांस का गालिबन को वज़ीर आज़म था या सदर था। कहता उसने मुझे कहा कि हमसे एक गलती हुई कोल्ड वॉर में कि पाकिस्तान चूँकि हमारा हलीफ था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान पर, तो हमने जो पाकिस्तान बम बना रहा था, हमें पता था कुछ कर रहा है, लेकिन हमने उसको फोकस नहीं किया। हमारा फोकस था अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को हराना। तो पाकिस्तान वाहिद मुसलमान पावर बन गया। कहते हैं आइंदा हम इजाज़त नहीं देंगे, हम मतलब मगरब वाले को और मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर बने। ये प्रेसिडेंट एर्दोगान ने मुझे कहा, और मेरे साथ टीम थी 9 मुख्तलिफ सियासी जमातों की पाकिस्तान से, उनके सामने कहा। तो ये सोच वो तड़प नहीं रहे। इंडिया क्या सोच रहा है इस वक्त? क्लैरिटी है कि हमने अमेरिका ट्रम्प जो कर रहा है वो, इंडिया मायूस हुआ है ट्रम्प के रवैये से। जो उनको खुली छुट्टी मिली थी बाइडन के ज़माने में और उसको साथ मिलाया था कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे,